गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है हमने पेट्रोलियम और उससे जुड़े उत्पादों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम जो है औद्योगिक और उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, औद्योगिकीकरण और उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिकीकरण आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात करें तो अधिकांश लोग और अधिकांश देशों में जो है खेती कार्य किया जाता था। परंतु आज हम देखेंगे कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर अधिकांश लोग जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत में भी जो है लगातार जो है औद्योगिकीकरण के कारण जो है परिवर्तन हो रहा है। भारत में आज 60% जो है लोग हैं वो खेती के कार्यों से जुड़े हुए हैं और बाकी लोग जो है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत में 60% से अधिक लोग जो है अभी भी खेती कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम देश का कुल जीडीपी अगर देखते हैं तो केवल जो है 18% जो है कृषि कार्य से आता है, 25% उद्योग से और बाकी जो 56% हिस्सा है जीडीपी का वो सेवा क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की क्रांति स्टार्ट हुई और वहां पर उद्योग धंधों का तीव्र गति से विकास हुआ और धीरे धीरे जो औद्योगिकीकरण है वो पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, और लगातार बढ़ते हुए उद्योग धंधों के परिणाम स्वरूप जो है इसे औद्योगिकीकरण का नाम दिया गया है। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, अगर हम उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं तो सिंपल सा 10 पॉइंट आ जाता है, लेकिन अभी जो है इसमें बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप की कैसे उद्योगों की स्थापना बढ़ी, कैसे उद्योग लगाए गए, फिर कुछ समय बाद वो उद्योग बंद हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आधुनिक उद्योगों की एक विशेषता यह है कि वे अत्यंत अस्थिर हैं। ठीक है, अर्थात जो है वो लंबे समय तक जो है बने नहीं रहते हैं। कुछ समय पहले जो है वो अपनी जगह जो है कुछ समय बाद परिवर्तन कर लेते हैं। ये सतत जो है स्थायी नहीं है। एग्जाम्पल देखें कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण हुआ था वहाँ लाखों और बहुत सारे मजदूर जो है काम करते थे, परंतु आने वाले समय में क्या हुआ कि जो कुछ लोग हैं या जो उद्योग है वो वहाँ से क्या हो गया, बंद हो गया, और जो लाखों लोग वहाँ पर काम कर रहे थे मजदूर जो है वहाँ से वो चले गए। 1970 के दशक में भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर आदि में विशाल कपड़ा मिलें थी। 1980 के दशक में ये सब मिलें बंद हो गई और नए इलाकों में छोटे छोटे पावर लूम मतलब हथकरघा उद्योग जो है, हथकरघा संयंत्र जो है स्थापित हुए। ठीक है, 1900 दशक में क्या हुआ कि सब मिलें बंद हो गई और जो है उसकी जगह पर छोटे छोटे हैंडलूम हथकरघा उद्योग जो है स्थापित हो गए। इसी तरह अमेरिका में जिन क्षेत्रों में विशाल मोटर गाड़ियां उद्योग में लगे थे अब वे सारे उद्योग बंद हो गए हैं। आज यह उद्योग कई छोटी इकाइयों में बंटकर दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी हम उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहले बताया गया है कि कैसे किसी जगह पर उद्योग लगाया गया था लेकिन कुछ समय बाद वो उद्योग बंद हो गए। उसी का कारण हम जानेंगे कि कैसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये उद्योग बंद हुए और किसी अन्य स्थान पर चले गए। तो यह निर्णय किस तरह होता है कि कोई उद्योग कहाँ पर लगाया जाए, इसके कई कारक हैं, मगर सबसे निर्णायक जो कारक है वह है मुनाफा। कोई भी व्यक्ति जो है यदि उद्योगों की स्थापना कर रहा है तो वो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। पूंजीपतियों को किसी समय जहाँ कारखाने लगाने से सबसे अधिक मुनाफा की अपेक्षा होगी, कारखाने वहीं लगाए जाएंगे। कहाँ कारखाना लगाने से मुनाफा अधिक मिल सकता है यह तो इलाके पर निर्भर होता है। उत्पादन की तकनीक, कच्चे माल, निर्यात, बाजार, यातायात के साधन और राज्य की औद्योगिक नीति, कर सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद जो है कुशल और कम वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों की उपलब्धता। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो किसी उद्योगों को आदर्श स्थिति या आदर्श जगह जो है प्रदान करते हैं। यदि ये सब चीज़ें किसी स्थान पर सर्वसुलभ है तो उद्योग जो है निश्चित रूप से वहीं पर ही लगाए जाएंगे। 18वीं और 19वीं सदी में यातायात के साधन कम विकसित थे। अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल के उपयोग के बाद कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था। ठीक है, 18वीं और 19वीं सदी में क्या हुए कि यातायात के साधन कम विकसित थे, जहाँ पर कोयले की प्राप्ति हो रही थी और उसके दूर इस्पात। तो क्या होता था कि जो यातायात के साधन कम है तो वहाँ पर जो सामान उसको लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था। इस कारण खदानों के पास ही लोहे गलाने के
उद्योग लगे ताकि कच्चे माल के लिए दूर तक ना जाना पड़े। जहाँ से कच्चा माल मिला वहीं पर ही जो है क्या कर दिए, लौह इस्पात कारखाना गलाने का या उसको साफ करने का। आपको पता है कि जो लोहा अयस्क है वो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, उसके साथ अन्य खनिज होते हैं, उसे साफ करके जो है मजबूत किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ इन खदानों में उच्च कोटि का कच्चा लोहा मिलना बंद हो जाता है। आपको पता है कि जो खनिज पदार्थ हैं वो क्या होते हैं कि एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। जितना हमारे पास निक्षेप है हम उसकी खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद वो वहाँ से समाप्त हो जाते हैं। अब चूंकि हमने अपना कारखाना जो है जहाँ से कच्चा लोहा मिल रहा था वहीं पर लगाया था, अब वो कच्चा लोहा मिलना बंद हो गया, तो अब क्या होगा कि हमको भाई दूर से अगर हम कच्चा माल मंगाएंगे तो हमको जो है लागत ज़्यादा लगेगी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से अपनी मशीनों को और अपने कारखानों को उठाकर फिर से ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है। इसीलिए जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई उस समय जो बड़े कारखाने लगाए गए थे जहाँ पर लाखों मजदूर काम करते थे, कुछ समय के बाद जो है वो कारखाने बंद हो गए और वहाँ से पलायन कर गए। इसका रीज़न यही है। जब यातायात और कच्चा माल पहुंचाने के सस्ते साधन बने तो ये उद्योग ऐसी जगह पर चलने लगे जहां कुशल मजदूर मिले और वहां पर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार थे। देखिए पहले क्या होता था कि जब यातायात के साधन विकसित नहीं थे तब जहां पर कच्चा माल मिलता था उद्योग वहीं पर लगाया जाता था, और जैसे ही वहां से कच्चा माल समाप्त होता था उस फैक्ट्री को वहां से जो है किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता था जहां पर कच्चा माल मिलना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब यातायात के साधनों का विकास हो गया था, अब उद्योग ऐसी जगह पर लगाना स्टार्ट कर दिए थे जहां पर जो है क्या हो रहा था कि हमको जो है सस्ते श्रमिक और कच्चा माल जहां पर पहुंचाने के साधन उपलब्ध हैं वहां पर जो है, और दूसरा जहां पर हमको श्रमिक अच्छे मिल रहे हैं वो भी कम मजदूरी पर, ऐसे स्थानों पर जो है उद्योग लगाने लग गए क्योंकि उद्योग का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। उद्योगपतियों ने पाया कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों ने संगठित होकर अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा लिया था। मजदूरों के दबाव के कारण उन्हें मजदूरों के हित में कई कानून भी बने थे, जैसे किसी मजदूर को बिना मुआवजा काम से नहीं निकाला जा सकता था, या मजदूरों के काम के घंटे न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था। ठीक है, एक और चीज़ें देखने को मिली कि उद्योगपतियों ने देखा कि जो पुराने उद्योग हैं वहाँ के मजदूरों ने जो है अपना मिलकर जो है एक संगठन बना लिया है कि सारे श्रमिक जो है अब क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं, और किसी भी समस्या के लिए जो है वो एक साथ जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि भाई आज काम नहीं होगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए, जिसे हम आम भाषा में स्ट्राइक या हड़ताल कहते हैं। साथ ही साथ जो है काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए थे, किसी भी व्यक्ति को बिना मुआवजा के काम से नहीं निकाला जा सकता था। इसके लिए लगातार जो विरोध हो रहा था तो श्रमिकों के हित में कुछ कानून भी बनाए गए थे। सरकार ने जो है उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया था कि भाई इतनी मजदूरी जो है सभी लोगों को मिलनी है, तो मालिक जो है किसी को कम या ज़्यादा देकर मनमानी नहीं कर सक रहा था। अब उद्योगपति उपनिवेश और अन्य देशों में अपना उद्योग लगाने लगे जहां गरीबी के कारण लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, अब क्या किया कि इन्होंने जो है अपना उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाने लगे जो उनके उपनिवेश थे, वहाँ पर जो गरीब लोग थे गरीबी के कारण कम पैसे में भी काम करने को तैयार थे, ऐसे स्थानों को जो है ये चुनकर जो है वहाँ पर अपना रोजगार लगाने लग गए। जहाँ सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून बनाए थे या उन्हें लागू नहीं कर रहे थे वहाँ मजदूर संगठित नहीं थे। ठीक है, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे सरकार द्वारा बनाए गए कानून अभी भी लागू नहीं हुए थे, उसका प्रमुख कारण कि वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों का संगठन नहीं बना था। इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेजी से बढ़ने लगा और सस्ता भी हो गया। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोलकर पाइपलाइन के माध्यम से बहाकर 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये यातायात के साधनों का ही परिणाम है कि भाई हम छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क जो है खोद करके जो है पाइप के माध्यम से उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचा दे रहे हैं। वहां उसे लौह कंकड़ के रूप में परिवर्तित करके निर्यात अर्थात विदेशों को भेज दिया जाता है। इसे किरंदुल विशाखापट्टनम स्लरी लाइन कहते हैं। इसी तरह की एक पाइपलाइन उड़ीसा में भी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि कैसे जो है उद्योगों को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही है। ठीक है ना, तो बच्चों ये थे उद्योगों को प्रभावित करने के रीजन
कल हम उद्योगों को प्रभावित करने वाले मेन कारण, जिसमें कच्चा माल, पूंजी, ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।